हम हैं सबसे तेज, सबसे पहले, प्रथम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं प्रथम न्यूज़। आज के हमारे मेहमान खास हैं। आपने बहुत सारे राजनीतिक दलों के पोस्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे राजनीतिक उम्मीदवारों के भी पोस्टर्स देखे होंगे। चुनाव का माहौल है, अभी कुछ दिनों में आपके गली मोहल्लों में पोस्टरों की अंबार लगेगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको हर पोस्टर्स पर देखने को मिलेंगे, जैसे शिक्षित, क्रांतिकारी, जुझारू और युवा। लिख तो हर कोई देता है, लेकिन इन शब्दों को अगर आप देखें सही मायने में तो इन शब्दों को फुलफ़िल करने वाला, पूरा करने वाला आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो इन शब्दों पर पूरा खड़े उतरते हैं। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उन शब्दों के नज़दीक तक पहुंचते हैं। जनाब युवा हैं, जनाब क्रांति से भी जुड़े हुए हैं, जनाब ने एक लंबा स्ट्रगल किया है, जुझारू भी हैं और साथ ही साथ शिक्षित भी हैं। अन्ना आंदोलन से जुड़े, लंबे समय तक आंदोलन का हिस्सा रहे, दिल्ली में राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और अब बिहार की राजनीति में इनका आगमन हो रहा है। रहने वाले ये पूर्णिया के ही हैं और आम आदमी पार्टी के इस समय में अध्यक्ष हैं, ये प्रचार समिति सीमांचल जोन के, साथ ही साथ बिहार प्रदेश प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के। बात करेंगे इनसे। आइए स्वागत करते हैं नियाज़ अहमद जी का। स्वागत है आपका नियाज़ जी। सबसे पहले प्रथम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जानना चाहूँगा, अन्ना आंदोलन बहुत ही बहुचर्चित आंदोलन था, देश की राजनीति की दिशा बदल दी इस आंदोलन ने। इस आंदोलन में आपकी भागीदारी कैसी थी? आप किस तौर पर इस आंदोलन में हिस्सा बने थे और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर आपको कैसा महसूस हुआ? जब अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पे आंदोलन की सोची, उस समय मैं दिल्ली में एक बैंक में नौकरी कर रहा था और अरविंद जी के जो लोकपाल कानून से मैं बहुत इंस्पायर था। मेरे कई दोस्त साथी थे जो वहाँ पे बैठते थे, कौशाम्बी वाले ऑफिस में जाते थे। तो एक बार मुझे पता चला इस कानून के बारे में और अरविंद जी के बारे में, तो मैंने अपनी बैंक की नौकरी को छोड़ करके जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी और उसके बाद फिर अपने जो अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में बैठना शुरू किया। तो वहाँ अरविंद जी ने मुझे जो मीडिया सेल है वहाँ का, वो मीडिया सेल का मुझे एक विंग मुझे दे दिया गया। और आपने देखा होगा जब अन्ना आंदोलन में जंतर मंतर पे बड़ा सा एक पोस्टर लगा था जिस पे अन्ना जी बैठे थे, भारत माता की एक चिन्ह थी और वहाँ पे एक नंबर लिखा होता था कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। या आपने देखा होगा कि लोगों ने टोपी पहनी थी और एक टोपी पे एक साइड में लिखा होता था कि मैं अन्ना हूँ और दूसरे साइड एक नंबर लिखा होता था। वो नंबर 24 आवर मेरे पास हुआ करता था। उस समय अरविंद जी से किसी को भी बात करनी होती थी तो वो नंबर मेरे पास हुआ करता था, मुझसे मेरी बात होती थी और मैं फिर अरविंद जी को कम्युनिकेट करता था कि सर इस तरह की कोई बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना नहीं था। फेसबुक था, बहुत माइल्ड वे में था, मगर SMS और फ़ोन कॉल पे ज़्यादा लोग बात करते थे और इसका काम ज़्यादा था। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी। इसी तरह ये कारनामा बढ़ता गया और फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो फिर मैं अपने शहर, अपने पूर्णिया वापस आ गया और फिर मैं यहाँ पे रह करके काम करना। जब हम बात करें अन्ना आंदोलन की, तो एक सवाल मैं अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि अन्ना आंदोलन से हिंदुस्तान को क्या मिला, क्या अचीव हुआ, क्या भारत की राजनीति में बदलाव हुआ? अन्ना आंदोलन का हिस्सा बनकर आपने क्या हासिल किया? देखिए, हमने अन्ना आंदोलन के बाद हमने एक कानून को लेकर के हमने ये आंदोलन किया था और हमने सिर्फ इतना ही कहा था अपनी सरकार से कि हमें एक कानून दे दीजिए, एक ऐसा कानून जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो। भ्रष्टाचार अगर कहीं भी सिस्टम में हो तो वो कानून उसको जेल की सलाखों के अंदर डाल दे। जो भी नेतागण थे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के, उन लोगों ने हमें कहा, हमें ललकारा कि अगर कानून चाहिए तो आप विधानसभा में आइए, संसद में आइए। और जब हमने देखा, जब अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि ये जो नेता है ये मानेंगे नहीं हमारी बात, तो उन्होंने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना करी और पहले ही चुनाव में हमें सत्ता मिल गई। और उस सत्ता के बाद फिर दूसरी बार फिर 49 दिनों की सरकार हमारी चली। कई काम हुए उस 49 दिनों में,
मगर ये बीजेपी और कांग्रेस वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया। सत्ता हम जैसे ही हमें सत्ता मिला, कई तरह के प्रोपेगेंडा इन लोगों ने, कई तरह के हमें परेशान करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अरविंद जी ने रिज़ाइन किया और फिर जाके इलेक्शन लड़ा और उसके बाद एक ऐतिहासिक जीत हमें मिली। 70 में से 67 सीटें मिली और उसके बाद 5 साल का पूरा कार्यकाल आप देखिए तो शिक्षा में जो क्रांति हुई, जो सरकारी अस्पतालों को अगर आप देखिए तो जो सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति आज दिल्ली में है, वो बिजली वहाँ के लोगों को फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है। इसके अलावा भी आप सरकारी तंत्र में इतने महत्वपूर्ण, इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जो एक मिसाल है इस 70 साल की राजनीति में कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप दिल्ली में अगर जाके देखिए तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल सरकारी स्कूलों में बन रहे हैं, CCTV कैमरों से लैस है। आप मिड डे मील आपके बिहार में भी बांटा जाता है, मगर यहाँ का मिड डे मील और वहाँ के मिड डे मील को आप देखिए। सरकारी स्कूलों का स्थल 5 स्टार होटल जितना बड़ा हो गया है और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं वो जा कर के अब सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ रहे हैं। और आपको एक बात बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस होता है कि आप देखिए कि इस बार जो 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट आया तो सरकारी स्कूलों का जो रिज़ल्ट था वो 98% था। तो इतना बड़ा अचीवमेंट है। आपको एक और मैं बात बता दूं कि अमेरिका से कोई राष्ट्रपति जब भारत आता है तो अमेरिका की राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो ताजमहल जहां देखना चाहती है तो वहां दिल्ली के सरकारी स्कूल को भी देखना चाहती है। तो ये ऐसी व्यवस्था, ये एक मिरेकल है। दिल्ली का सरकारी स्कूल आप वहाँ पे जाके देखिए तो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा, और वहाँ का जो पूरा सिस्टम है इतना सुधार हुआ है। वहाँ के एक शैक्षिक क्रांति जो हुई है वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, वो एक मिसाल है वो अपने आप में। नियाज़ अहमद जी, ये बात तो हो गई दिल्ली की। हम इस समय बैठे हैं पूर्णिया में और आने वाले कुछ ही समय में बिहार में भी चुनाव होने वाला है। चूँकि आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का 2020 के बिहार चुनाव में उतरने को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या आइडिया है? देखिए, इस बार आने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी बिहार के सभी सीटों पे अपनी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से कर रही है और हम लोग इस बार एक विकल्प बिहार की जनता को देना चाहते हैं और इसलिए हम लोग बिहार में 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल की बात जैसे मैंने करी कि दिल्ली में जो शिक्षा का जो स्तर जितना ऊंचा हुआ, वहाँ पे आप स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं जितना काम हुआ क्रांतिकारी, बिजली पे काम हुआ, पानी पे काम हुआ, वो सारी की सारी व्यवस्था हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ की जनता, जो दिल्ली की बिहार की जो जनता है उसके बीच हम रखेंगे और इन्हीं मुद्दों पे हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए, लेकिन तब भी आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं अभी बिहार चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई बयान नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। ना ही अरविंद केजरीवाल ने बिहार चुनाव की तरफ कोई इशारा किया है, ना ही मनीष सिसोदिया जी ने कोई इशारा किया है और ना ही संजय सिंह ने ऐसा कुछ कहा है कि बिहार में चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी का कोई इरादा है। तो ऐसे में आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सहमति मिल गई है हम लोगों को कि यहाँ पे चुनाव, बिहार में विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और बाकायदा हमारे जो बिहार के प्रभारी है सांसद श्री संजय सिंह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी कर दी है। मैं ज़रा करेक्ट कर दूँ इस बात को, इसकी घोषणा कर दी है और हम लोगों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। हमारी तैयारी चल रही है, बिहार की 243 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं इस बार बिहार को। तो 243 सीट पर अगर आप चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे हैं तो आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा। देखिए, हमने कहा हमारी तैयारियां चल रही है, हमने ये नहीं कहा कि हम 243 सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तैयारियां हमारी 243 सीट पे चल रही है और बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कैंडिडेट की जहाँ तक बात है तो वो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको तय करेगा। चुनाव जब होंगे तो चुनाव के समय या चुनाव के बाद
ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। वो जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हम मुख्यमंत्री में नहीं उलझ रहे हैं। हम बिहार को एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। एक मजबूत विकल्प की हम बात कर रहे हैं। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता परिवर्तन हर चुनाव में होता है। कभी बीजेपी की सरकार होती है तो कभी जदयू की सरकार होती है, कभी आरजेडी की सरकार होती है। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही। सरकारें आती है चली जाती है, समस्याएं जस की तस रह जाती है। इसलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और इस बार व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में। नियाज़ अहमद जी, आपका दावा है कि आपकी पार्टी सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की राजनीति में उतर रही है। तो अगर हम बात व्यवस्था की करें तो अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं और उनकी भी व्यवस्था की मीडिया के कई हलकों में तारीफ होती है। तो उनके व्यवस्था में आपको क्या कमी लगती है और क्या आप जनता को यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या प्रॉमिस आम आदमी पार्टी कर रही है यहाँ की जनता से? देखिए, आपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम लिया। मैं सिर्फ इनको ही दोषी नहीं ठहराता। ये 15 सालों की सरकार इनकी थी। इससे पहले 15 सालों की सरकार आरजेडी अलायंस की रही और उससे पहले कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे रही। समस्याएं जस की तस वैसी है बिहार की। मैं सीमांचल इलाके से आता हूँ, मैं सीमांचल की बात करता हूँ। बाढ़ एक हमारे यहाँ एक बहुत ही गंभीर समस्या है और यह हर साल आता है और यहाँ के लोगों का कारवां, यहाँ के लोगों का की गृहस्थी उजाड़ कर ले जाता है और बाढ़ आता है चला जाता है। सरकारें अपनी तरफ से राहत सामग्री की घोषणा कर देते हैं, राहत शिविर लग जाता है, बंदरबाट हो जाता है, उनमें सड़कें टूट जाती है, आपकी पुल टूट जाती है और इन जो सड़क टूटती है, पुलिया जो टूट जाता है, उसके बाढ़ जाने के बाद उसका टेंडर निकलता है, बनता है, फिर अगले साल बाढ़ आता है और फिर ये टूट के ख़त्म हो जाता है, फिर इसका टेंडर निकलता है और फिर आप इसकी रिपेयरिंग में सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। पूरा बिहार सरकार का बजट जो है इसमें पूरा का पूरा चला जाता है। बाढ़ का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो सकता था? पूरी आप सीमांचल में बाढ़ की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, जो हर साल बाढ़ आता है और इसमें कोई सुधार नहीं है, सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं या कोई और भी चीज़ है जहाँ पर, क्योंकि आप एक तरह से व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। व्यवस्था में पहले कहते हैं कि किसी चीज़ में सुधार करने के लिए पहले उसकी कमी मालूम होना ज़रूरी है। तो वो क्या कमी है यहाँ की व्यवस्था में जिसको आप बदलने का प्रॉमिस कर रहे हैं? देखिए, मैंने बाढ़ का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि बाढ़ हमारे इलाके में, और हमारे इलाके में नहीं, आधे बिहार की समस्या है बाढ़ और सुखाड़। यह हर साल होता है। मैं इसलिए हमने बाढ़ की बात आपको की। बाढ़ को यहाँ के नेताओं ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना के रखा हुआ है। इस बाढ़ के नाम पे बिहार में इतनी हर साल लूट होती है, कभी राहत शिविर के नाम पे, कभी राहत सामग्री के नाम पे, आपका जो सड़क पुल जो टूटता है उसके नाम पे। बाढ़ एक गंभीर समस्या है। मैं इसी बात को कह रहा था कि बाढ़ हम बहुत ही गंभीर समस्या है बिहार के लिए। अगर बाढ़ के समस्या का निदान इतनी सरकारें जो आई गई, अगर किसी ने भी कर दिया होता तो बिहार का बहुत सारा पैसा बच जाता और वो पैसा आपके शिक्षा में, चिकित्सा में और जो सुविधाएं हैं, जो किसानों को खुशहाल करने में, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे। मैं शिक्षा, आपने कहा कि क्या क्या किस मुद्दे पे आप आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं, हम खुशहाल किसान की बात करते हैं, भयमुक्त समाज की बात करते हैं। मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा को इन्होंने आज तक जितनी सरकारें आई, जो राजद गठबंधन हो या जदयू गठबंधन हो या उसके पीछे कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आप शिक्षा का बेड़ा इतना गर्क कर दिया। शिक्षा के बेड़ा को गर्क करने के लिए इन्होंने सरकारी जो शिक्षक हैं उनको कभी जनगणना में लगा दिया, तो कभी बीपीएल कार्ड बनाने में लगा दिया, कभी वोटर आईडी कार्ड बनाने में लगा दिया। अभी आपका कोरोना का समय था तो जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा था तो वहाँ पे आपने ड्यूटी में लगा दिया था। तो सरकारी शिक्षक अगर यही सारा काम करेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? आपके स्कूल में आपने मिड डे मील की घोषणा कर दी। मिड डे मील बढ़ता है, जो मिड डे मील बनाती है, जो वहाँ पे रसोइया होता है, उसकी तनख्वाह मात्र 1500 रुपये। आप बताइए कि 1500 तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति कितना बढ़िया, आप कितने अच्छे स्तर का आपको मिड डे मील बना के दे सकता है। तो आप देखते हो कभी गिर जाता है, तो कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है, जिसके कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं। और
इस तरह की खामियां होती है कि बच्चे स्कूल जाना भी चाहते हैं तो इन सब कारणों से बच्चे स्कूल नहीं जाते, और बच्चे चले भी गए तो वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, और अगर शिक्षक उपलब्ध भी हो जाए तो उस शिक्षक को आप देखिए कभी 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है तो कभी 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो सकता है, और इसका समाधान दिल्ली में सरकार ने करके दिखाया है। दिल्ली के शिक्षक किसी भी जनगणना में नहीं जाते हैं, किसी BPL और आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बनाने नहीं जाते हैं। वहाँ भी जैसी सरकार बनी वहाँ भी यही व्यवस्था थी, जो बिहार में व्यवस्था आप देख रहे हैं वही व्यवस्था वहाँ भी थी। मगर दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जैसे बने, उन्होंने मीटिंग बुलाई और शिक्षकों से पूछा कि आखिर कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है। तो उन्होंने शिक्षकों ने कहा, सर हम शिक्षक हैं, हमें पढ़ाने दीजिए, हमें किसी और सरकारी योजनाओं में लगाइएगा तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टे लगाया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इसी बात पे कि दिल्ली के शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे और जो सरकारी काम है वो दूसरे कर्मचारी कर लेंगे, मगर बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे, बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। और वहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर आप देखिए कि वहाँ के शिक्षक आप सिंगापुर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, सिंगापुर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और आप वहाँ पे जो शिक्षा का जो स्तर आप देखिए, वहाँ पे सरकारी स्कूलों का स्तर आप देख लेंगे तो 5 स्टार होटल जो होता है वैसे स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। नियाज़ अहमद जी, आप बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, बात कर रहे हैं शिक्षा की, बात कर रहे हैं चिकित्सा की, लेकिन जब हम बिहार की राजनीति की बात करें, यूपी की राजनीति की बात करें, तो एक चीज़ जो सबसे खास है बिहार और यूपी की राजनीति की कि यहाँ की राजनीति से जात पात को अलग नहीं किया जा सकता है। बहुत हद तक बिहार की राजनीति आज भी जाति पर आधारित है, और आम आदमी पार्टी इस मामले पर कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखती है, जाति की राजनीति में कमज़ोर दिखती है, और इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करने से कतराती है। तो ऐसे अप्रोच के साथ आप बिहार चुनाव में कूदेंगे तो क्या गारंटी है कि सफलता मिलेगी? आप जब जात पात की राजनीति नहीं करेंगे और बिहार में बदलाव चाहेंगे, जनता आपके साथ क्यों होगी? देखिए, ये जो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, इन्होंने डर दिखा कर कि आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो तो हमें वोट करिए, आप आप जाति से आते हैं तो हमें वोट करिए, ये सब चीज़ें। देखिए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता अब समझदार हो गई है। देखिए, अगर बाढ़ आता है तो ऐसा नहीं कि किसी यादव के घर में आता हो और किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाता हो, किसी मुसलमान के घर में आता हो तो किसी और जाति वालों के घर में नहीं आता हो। बाढ़ अगर आता है तो सभी के यहाँ आता है, जितने भी किसान हैं सभी की फसलें बर्बाद होती है, सभी का घर उसमें डूबता है। शिक्षा का स्तर अगर सुधरेगा तो उसमें अगर हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे तो मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे, अगर यादव के बच्चे पढ़ेंगे तो भूमियार के बच्चे भी पढ़ेंगे, उसमें जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना हो जाए हर 3 किलोमीटर पे, जैसे दिल्ली में हो गया, सरकारी अस्पतालों जो हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोल दिया गया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो खोल दिया, उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। अब वहाँ पे उस 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई यादव जी आते हो तो उनका भी आएगा, और कोई पिछड़ी जाति के लोग हो तो उनके बच्चे भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं, और इसलिए बदलाव की राजनीति होती है। अगर आपने देखा, अगर मैं बात करूँ पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो अलायंस थी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बिहार में, और उसके तुरंत बाद जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें आरजेडी का जो अलायंस था महागठबंधन का, वो सत्ता में आ गई। वो अलग बात है कि फिर से नीतीश कुमार उन्होंने फिर वापस पलटी मार करके फिर वो वापस आ गए बीजेपी के साथ, मगर यहाँ के जो जनता ने मैंडेट दिया था वो आरजेडी जेडीयू की गठबंधन को दिया था। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव होता है उसका मैंडेट, आपका जो राज्य स्तर का जो चुनाव होता है उसका मैंडेट, ये सब चीज़ें जनता समझती है किसको क्या देना है। जनता अब समझदार हो चुकी है, वो हक की बात करना चाहती है, हक करती है। दिल्ली में भी वही व्यवस्था थी, कभी एक टर्म कांग्रेस आता था, कभी एक बार बीजेपी आता था, ऐसे ही दोनों में अदला बदली होता रहता था। और अरविंद जी ने एक ऐसा मॉडल दिया जो सबको पसंद आया, और फिर आप देखिए इतिहास है, हमने दिल्ली में 3 बार अपनी सरकार बना दी, और लगातार जब से हम आए हैं तब से वहाँ पर किसी और पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो वो व्यवस्था यहाँ भी हो सकती है, ये वो चीज़ें यहाँ भी हो सकती है। यहाँ की जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है, वो है समझदार। अगर इस तरह का कोई विकल्प उनको मिलता है, जो विकल्प तलाश रही यहाँ की जनता, उब चुकी है। आप राजद का जो कार्यकाल है उसको लोग जंगल राज कहते हैं, तो ये जंगल राज पार्ट 2 है।
जो नीतीश कुमार जी का जो ये दूसरा कार्यकाल जो अभी आपने देखा, तो जनता ऊब चुकी है। एक विकल्प चाहिए। अगर विकल्प, अच्छा विकल्प हमने अगर पेश कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ की जनता हम लोगों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देगी। नियाज अहमद जी, आम आदमी पार्टी में आप प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सीमांचल जोन के। सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज़्यादातर आबादी जो है वो पिछड़ी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी है, जो आपको धन दौलत के क्षेत्र में पिछड़ी है, और साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति में भी सीमांचल पिछड़ा है। मंत्रियों की संख्या सीमांचल से काफ़ी कम होती है। तो सीमांचल के क्या मुद्दे हैं, सीमांचल के कौन से इश्यूज़ हैं जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, और सीमांचल में आपका क्या अप्रोच है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का अप्रोच जो है वो रीजनल अप्रोच होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों के छोटे छोटे मुद्दे उठाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सीमांचल में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, सीमांचल का भी वही मुद्दा है जो बाकी बिहार का है, और बाढ़ और पलायन सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर साल यहाँ बाढ़ आ जाता है। सब कुछ खड़ा करने के बाद अगले साल बाढ़ आता है और बहा कर लेके चला जाता है, और फिर आप लग जाते हैं उस आशियाने को खड़ा करने में। बाढ़ और पलायन, यहाँ के लोग, आप मज़दूर, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, कहीं भी आप चले जाइए तो वहाँ आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। तो बाढ़ और पलायन सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ जो बाकी समस्याएं हैं, वो बुरे राज्य की समस्या है, वो यहाँ भी समस्या है। शिक्षा का जो बात मैंने अभी करी, वो शिक्षा, जैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर मुजफ्फरपुर में खराब है तो पूर्णिया में भी उसकी स्थिति खराब वैसी ही है। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य की स्थिति बढ़े, तो जैसे आप अगर सासाराम में किसी सरकारी अस्पताल के, जो प्रखंड के सरकारी अस्पताल है, वहाँ की जो स्थिति है वो पूर्णिया के कस्बा के जो प्रखंड अस्पताल है उसकी स्थिति है। तो इस सीमांचल की वही समस्याएं हैं जो बाकी बिहार की समस्या है, मगर फ़र्क इतना हो जाता है कि यहाँ पे बाढ़ और पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बाढ़ और पलायन को लेकर के। एक चीज़ जो मुझे याद आई, आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है वो कस्बा विधानसभा क्षेत्र में बाकी विधानसभा क्षेत्रों से ज़्यादा दिखती है। क्या कस्बा विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी पार्टी का कुछ खास प्लान है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ये सही बात है कि कस्बा में मेरी सक्रियता कुछ ज़्यादा है, और मैं लगातार कस्बा में दिखता हूँ, काम करता हूँ। वहाँ के लोगों से का प्यार मिलता है मुझे, और मैंने अभी लगातार कई सभाएं वहाँ पे करी। वहाँ पे कई सारी कार्यालयों का उद्घाटन भी हमने किया है। वहाँ पे विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आने वाले समय में जो आगामी विधानसभा होंगे, वहाँ पे एक हम मजबूत दावेदारी देंगे। वहाँ पे हमारा संगठन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूती के साथ हम वहाँ पे लड़ रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें कस्बा विधानसभा की बात, तो कस्बा विधानसभा में अभी तक आप अगर कहीं भी किसी भी इलाके में निकल जाए तो सड़कें आपको कहीं अच्छी नहीं मिलेगी। सड़कों की स्थिति अगर आप वहाँ पे देख लीजिए, उसी से अंदाज़ा हो जाए कि वो इलाका कितना पिछड़ा है। जबकि वहाँ पे बड़े बड़े नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। अब वहाँ के जो विधायक हैं वो 3-3 टर्म, 2-2 टर्म, जो भी इससे पहले जो भी रहे हैं, सबको 2 बार 3 बार मौका मिला है, मगर सबों ने सिर्फ अपने जेब भरने का काम किया है। कस्बा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कस्बा का जो मूल समस्या है, वहाँ भी बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ से ज़्यादा वहाँ पे जो आप वहाँ पे सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखिए, इतनी ख़राब है, बस से बदतर स्थिति वहाँ की है। सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, इतनी बस से बदतर स्थिति है वहाँ की। तो ऐसा नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास कस्बा विधानसभा में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके बाद भी कस्बा का इलाका सिर्फ पिछड़ापन रहा, क्योंकि वहाँ पे के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अभी तक सही से जस्टिफिकेशन नहीं किया। इसलिए हम लोगों की सक्रियता वहाँ पे हम लोगों की है वहाँ पे, और मैं खुद वहाँ पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ। वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जब जान रहा हूँ, और वहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका निदान करने की भी कोशिश करूँगा। जी, एक आखिरी सवाल, कस्बा विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी सक्रियता है और जो आपकी पार्टी की सक्रियता है, ग्राउंड पर दिखते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का कस्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। नेतृत्व जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ये उसका फैसला होगा कि वहाँ पे किसको वहाँ पे उतारा जाए।
आप भी प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं और भी कई पोस्ट पे हैं, पार्टी में आपकी भी अच्छी खासी पूछ है, पकड़ है, तो क्या हम जान सकते हैं कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मेरा जो विशेष ध्यान है वो कस्बा पे ही है, और चूँकि कस्बा से मुझे एक लगाव है। कस्बा में हमेशा देखिए, ये पार्टी का फैसला होगा। पार्टी जो भी फैसला करेगी, जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हमारा काम संगठन को मजबूत करना है और हम संगठन को बहुत ही मजबूती वहाँ प्रदान कर रहे हैं। वहाँ का संगठन है भी हमारा बहुत मजबूत। अगर हम पूरे सीमांचल जोन को अगर जज करें, हम सभी जगह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मगर मेरे निगाह में अगर देखें तो कस्बा विधानसभा एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है और हम वहाँ पे एक मजबूत विकल्प के रूप में हम वहाँ पे उभर रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है वहाँ पे। मैंने लगातार कई सभाएं वहाँ पे की हैं। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले भी हमने वहाँ पे सभा की। तो युवाओं में इतना जोश है, इतना जुनून है आम आदमी पार्टी को लेकर के, और जो आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है उससे लोग इतने प्रभावित हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ हर जगह लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हर किसी की इच्छा होती है कि हमारी पार्टी से जुड़े। तो इस जोश को, इस जुनून को हम लोग बढ़ाएंगे, इस कारवां को बढ़ाएंगे, और पार्टी जो भी फैसला होगा, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम लोग उस पे काम करेंगे, उस पर काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ वहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे श्री नियाज़ अहमद, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है और साथ ही साथ सीमांचल जोन के अध्यक्ष हैं प्रचार समिति के। आम आदमी पार्टी को लेकर इनसे चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर हुई कि बिहार में चुनाव को लेकर क्या रणनीति है पार्टी की। हम फिर इनसे कभी मुलाकात करेंगे चुनाव के समय में। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रथम सभी को मेरा नमस्कार।